तुम्ही सिद्ध करून दाखवले, ज्या दिवशी तुम्ही हे अशा प्रकारच्या घाणेरड्या प्रवृत्तीच्या महाराजांच्या तुम्ही पीठ थपथपवण्यासाठी आले होते. मग त्याच्यानंतर काय झालं? रजिस्टर करण्यात आलेले आहे त्या भोंदूबाबाच्या विरोधात 58. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की कुठेतरी काही प्रकरण झाला, 1 FIR 2 FIR 4 FIR होऊ शकतं, पण 58 FIR रजिस्टर झालेले आहे. और उद्धव ठाकरे सेना है, महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं. ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई. उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली. अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं. फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे. और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं. हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे. अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता है, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे. हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे. और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं. हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है. तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके. अभी भी 3-4 दिन का वक्त है. अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा. तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है. आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे हैं. आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें. अब हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे. अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई है? उसका कोई लिमिट नहीं है. हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे. 200 देखिए, पार्टी के उसमें एक शख्स बहुत मायने नहीं रखता है. हो सकता है कि असद साहब मेरी जगह किसी और को दे दे, तो पार्टी अहम होती है और मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ उसमें. तो मुझे बार बार पॉइंट करके कि मैं कहां से और मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा करके, तो आप मेरी पार्टी को छोटा कर रहे हो और मुझे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए. उसके अंदर जो भी फैसला है वो पार्टी तय करेंगे. पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी. देखिए, अभी कुछ दिनों से जो मामलात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पहले वो बदमाश किस्म का जो महाराज, उसने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया इस्लाम मजहब के बारे में और मुसलमानों के लिए अपनी जान से ज्यादा जो जिनसे मोहब्बत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में इसके लिए गुस्सा था. और उसी दिन देश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी दिन आते हैं, उस गुंडे मवाली को बाजू में बिठाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि तेरे बाल को भी हम हाथ नहीं लगने देंगे. उनका उस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई एक टपोरी बोल रहा है. इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, कोई जात का नहीं होता है. मेरे भी मुख्यमंत्री
लेकिन इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो हमारी नजरों में उनकी क्या इज्जत रह गई है ये हम जानते हैं और हमारा समाज अच्छी तरीके से जानता है। हुआ क्या है, 58 FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 58, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि 58 जब FIRs रजिस्टर हुए हैं, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत गंभीर विषय हुआ है जो लोग नाराज है, पुलिस स्टेशन में जाकर FIRs रजिस्टर करवा रहे थे। ऐसे हालात के अंदर पुलिस खामोश बैठी है, तमाशा बनकर देख रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं ये अपील करने के लिए कि ये इस तरह का स्टेटमेंट किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। और अदालतों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर वो जो महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है उसको सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए। जब अदालत को यह बताया जाता है कि कई शहरों के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, तो अदालत का कहना होता है कि आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। हम अदालत को यह कहना चाहते हैं हम कतई दबाव नहीं डाल रहे, हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हम अदालत में इसलिए आते हैं कि हमें पूरा यकीन है इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर। पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस तमाशाई बनकर देख रही है, इस वजह से हम इंसाफ मांगने आपके पास आए। आप कम से कम एक शब्द बोल देते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं करना चाहिए, पुलिस ने कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे ऊपर भी वो प्रतिबंध होता। कार्रवाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये जो सेमड़े पोटे जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में छोड़ के रखे हैं, जो आके आज ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम, कभी पुलिस वालों की पत्नियों को बताते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो ऐसे लौंडों की हिम्मत बढ़ रही है कि कुछ तो नहीं होने वाला है करके। तो हमने तय किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये राज्य कानून के हिसाब से चले तो हम उसका आदर करें, लेकिन हमको समझ में आ गया सरकार चाह रही है कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामगिरी एक तो ये जो गुंड प्रवृत्ति का ये जो बदमाश आदमी है जो भगवा चोला पहना हुआ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि तूने जब अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम मजहब और हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो हमें पूरा मालूम है कि तूने महाराष्ट्र हुकूमत में आला दर्जे के ऊपर बैठे हुए वो अधिकारियों के बोलने के ऊपर, वो नेताओं के बोलने के ऊपर तूने ये किया, वो कर तो लिया, और उसी दिन तुझे आके पीठ थपथपा दी गई कि तूने कितना अच्छा काम किया है, तेरा बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं महाराज को अलर्ट कर रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के संविधान के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन करते हैं, लेकिन महाराज अपने ही लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि हो सकता है कि तेरी जान के पीछे भी पड़ जाए, तुझे भी खत्म कर डाले तेरे अपने लोग, तो अपने आप को एहतियात में रख। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा कि इसको Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि ये टपक गया तो तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं इसको दो, क्योंकि तुम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी घटिया हरकत को अपना सकते हैं, ये तुमने साबित कर दिया। इसलिए मैं ये मवाली को अलर्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने एक पत्र महाराष्ट्र के DG को भेजा हूं और उनको ये बताया हूं, 3 दिन पहले भेजा हूं, उनको ये कहा हूं कि 8 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर आंदोलन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बंबई में मुसलमानों के नेताओं ने एक अपनी आदत बना लिए है कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में कुछ बोले, या मस्जिदों में घुसकर मारने की कोई धमकी दे, या गाजापुर के अंदर हमारे घरों में घुसकर हमारी माओं और बहनों के साथ जो हरकत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किए हैं कि DG के पास जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसा मेमोरेंडम देना
तस्वीरें खिंचाना, तस्वीरें खिंचा के बाहर आना, यूट्यूब वालों को बाइट देना, अपने गुस्से का इजहार करना और बस खत्म। अब मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, अगर मैं मुंबई आ रहा हूं और तुम सही मानों में अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, तो एक मर्तबा उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, नाना पटोले को, इनको सबको बोलो कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की। भ्रष्टाचार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने उसकी भी इंक्वायरी की मांग की। कैसे सड़क के ऊपर निकल के आ गए, ऐसा लग रहा था आरिफ नसीम खान फूट फूट के रो डालेंगे वहां पे। कभी उसके लिए नहीं निकलने का आया मौका, कभी दिल में यह एहसास नहीं हुआ कि मेरी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे नेताओं को बोलूंगा कि चलो एक दिन हम भी बैठेंगे करके। क्या सिर्फ मुसलमानों के ठप्पे चाहिए इलेक्शन के वक्त, सिर्फ वोट चाहिए? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर अगले कुछ दिनों के अंदर मुंबई के मुसलमान लीडर अगर कुछ नहीं करते हैं, तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधने के लिए घुंघरू भेजूंगा, अपने नेताओं के सामने ठुमके लगाओ। किसी काम के नहीं है तुम। तो घुंघरू लेके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब के सामने नाचो। अजीत पवार साहब के भी प्यादे यहां पर भी है बहुत सारे। बहुत हो गया है मेमोरेंडम देने का, तस्वीरें खिंचाने का। अब ये कोई एमआईएम की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर मुसलमान है, अगर दर्द हुआ है, अगर तकलीफ हुई है कि नबी की शान के अंदर गुस्ताखी किसी ने की है, हमारे साथ चलिए। किसी पार्टी के बैनर के अंदर तले नहीं, हम तिरंगे लगाएंगे गाड़ी के ऊपर। तिरंगे लगाकर है तो एक मर्तबा फिर मुंबई की तरफ कूच करेंगे। पुलिस की भूमिका पर देखिए, पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से कार्रवाई नहीं कर रही है, खामोश देखने का काम कर रही है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये वर्दी के अंदर भाजपा के, शिवसेना के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वर्दी पहन के रखी हुई है। वरना क्या वजह है कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर खड़े रहकर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है? सिर्फ इसी बात का डर है ना कि गढ़चिरौली भेज डालेंगे देवेंद्र साहब, वे पोस्टिंग खराब दे डालेंगे। इसी की वजह से वर्दी को दाग लगने दे रहे हैं। एक मर्तबा जो सही है वो सही के हिसाब से आप कार्रवाई करिए, यही उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से। ट्रेन में जब बुजुर्ग को मारा गया, याचा विरोधात काही करायचं नाही। आता मी मुस्लिम समाजाला आणि जे सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स आहेत त्यांना हात जोडून विनंती करतो की कृपा करून असा जेव्हा काही वक्तव्य तुम्ही करत असेल तर आपला वेळ एफआयआर रजिस्टर करण्यामध्ये घालू नका। कारण आपल्याला स्पष्ट झालेला आहे की हे पोलीस नाही आहे, हे वर्दीमध्ये बसलेले आरएसएस चे, भारतीय जनता पार्टीचे, एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे हे सगळे कार्यकर्ता वर्दी घालून बसलेले आहे। म्हणून तुम्ही तुमचा जे कर्तव्य आहे, आपल्याला माहित नसेल का विसरलं असेल की जेव्हा आपण शपथ घेतो पोलीसची नोकरी घेण्याच्या वेळी त्या शपथ मध्ये काय लिहिलेलं असतं, मला दुर्दैव वाटतं। देखिए, ट्रेन का जो वाकया हुआ है वो सबने देखा है और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन हमको सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह के खबरें देखने को मिल रही है। ये इसलिए चल रहा है कि हमने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखे हैं। हम अपने आप को सिर्फ पुलिस कमिश्नर और आईजी और एसपी के सामने जाकर मेमोरेंडम देने तक की और तस्वीर खिंचाने तक की और एक बाइट देने तक के महदूद रख दिए हैं। अब सरकार खुद चाह रही है कि तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, सड़क पे आओ, तो हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम न्याय व्यवस्था और कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन उधर से भी हमको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं हो रही है प्रोसीडिंग की वजह से। तो आप एक बार उसका स्टैंड क्लियर कीजिए, कोर्ट भी ऐसा नहीं, हमें देखिए, हम कोर्ट का आदर करते हैं, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये मैटर कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट से हम ये उम्मीद कर रहे थे, हम कोर्ट में गए क्यों? अगर पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पुलिस खामोश बैठी है,
सरकार जो बोलने वाले हैं उनकी पीठ थपथपा रही है, तो हम आखिर इंसाफ मांगे तो मांगे कहां से? तो हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट कहता है कि पुलिस वालों को ठीक है ये सोशल मीडिया के ऊपर से निकाल दो। हाई कोर्ट ने ये भी कहना चाहिए था कि अगर ऐसा इस तरह का कोई वक्तव्य किसी जाति, धर्म और मजहब के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानून है। 58 एफआईआर रजिस्टर हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या हम खामोश सिर्फ आपके रजिस्टरों के अंदर है तो हम कागज को काला करने के लिए हम आके आपके पास एफआईआर दर्ज करा लें? त्याच्या बाबतीत काही कारवाई करायला तयार नाही आहे। मग याचा अर्थ काय झालेला आहे की फक्त आम्ही कागज काले करण्यासाठी आम्ही हे एफआईआर रजिस्टर करत आहे। मग त्याच्यानंतर हे चिल्लू पिल्लू जे आलेले आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या पिल्लीला सोडलेले जे आहे 60 पर्यंत गेलेला असेल, 65 पर्यंत गेलेला असेल, म्हणजे काहीतरी त्याच्यामध्ये गांभीर्य आहे, त्याच्यामध्ये लोकांचा रोष आहे, म्हणून इतक्या मोठ्या संख्येने देशभरामध्ये त्याच्या विरोधात एफआईआर रजिस्टर होत आहे आणि पोलीस कुठल्याही प्रकारची दखल घ्यायला तयार नाही आहे आणि घेणार कसा?